नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है बेबी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी की तैयारी आपको इस चैनल पे करवाई जा रही है। इस लेक्चर में आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन से जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलती होगी सब बताई जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको अपना जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 10 सेकंड के अंदर आपको हमें अपना जवाब कमेंट करके बताना है और वीडियो के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसी में से आपको ये 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे टेस्ट के रूप में, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी होगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंचायत चुनाव। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको निर्वाचन आयोग से बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो भी मालूम होने चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं। तो आर्टिकल 324 से 329 तक जो आर्टिकल हैं ये निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, देखिए, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वी रमा देवी। वी रमा देवी प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वाई वी कुरैशी। वाई वी कुरैशी प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर के नारायण निम्न में से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं। 10 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए, यहाँ पे कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि आर के नारायण इन पुस्तकों में से किसके लेखक नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू लीव्स एंड अ बड। टू लीव्स एंड अ बड पुस्तक के लेखक आर के नारायण नहीं थे। बाकी जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक है, इसके भी लेखक आर के नारायण हैं। और वेटिंग फॉर द महात्मा, इसके भी लेखक आर के नारायण हैं। और द इंग्लिश टीचर जो बुक है, इसके भी लेखक आर के नारायण हैं। अब आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि टू लीव्स एंड अ बड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद टू लीव्स एंड अ बड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से हो सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरू।
जो माचू पिचू है ना, ये पेरू में स्थित है। अभी जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो माचू पिचू है इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1983 में घोषित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म तो आपको मालूम है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पेरू के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए, पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। और वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति हैं मार्टिन विज़कारा। मार्टिन विज़कारा वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति हैं। और पेरू के प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो वाल्टर मार्टोस। वाल्टर मार्टोस वर्तमान में पेरू के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाल। देखिए, जो पाल राजवंश था ना, ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। बाकी जो सातवाहन वंश था, पांडव वंश था और जो पल्लव वंश था, ये सब दक्षिण भारत से संबंधित थे। ठीक है, आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि पाल वंश का शासन कब से कब तक था। तो पाल वंश का शासन 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। अगर ये पूछा जाए कि पाल वंश की राजधानी क्या थी, तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। और देखिए, और यहाँ पे जो वंश दिए गए हैं इनके संस्थापक कौन थे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो सातवाहन वंश था ना, इसके संस्थापक सीमुख थे। सीमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। और पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि इनमें से किस मिट्टी में कपास की फसल उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी में। कपास की जो फसल है वो काली मिट्टी में उगाई जाती है। अगर ये पूछा जाए कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी, पीटमय मिट्टी, जैव मिट्टी और वन मिट्टी। ये 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं ये हमारे भारत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि जब 2019 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था तो इसकी थीम क्या थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीट वायु प्रदूषण। जब 2019 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था तो इसकी थीम थी बीट वायु प्रदूषण। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 1974 में मनाया गया था। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। अगर ये पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब जब 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम क्या थी। तो 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी प्राकृतिक के लिए समय। प्राकृतिक के लिए समय विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2020 की थीम है प्राकृतिक के लिए समय।
और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन, इससे देखिए 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि UN डे कब मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर था। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि जब 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था तो कौन सा देश पहले स्थान पर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। जब 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था तब जो नॉर्वे था ये पहले स्थान पर था। और दूसरे नंबर पे कौन सा देश था, तो दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड था और तीसरे नंबर पर आयरलैंड था। देखिए जब 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था ना, तब कुल 189 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें जो नॉर्वे है ये पहले स्थान पे था, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर था और आयरलैंड तीसरे स्थान पर था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस इंडेक्स में हमारा भारत कौन से स्थान पर था, तो हमारा भारत 129वें नंबर पे था। ठीक है, हमारा भारत 129वें नंबर पे था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जाता है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ये सूचकांक तैयार किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉर्वे की कैपिटल मालूम होनी चाहिए कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है, तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हेनरी बैकरेल निम्न में से किस खोज से संबंधित थे। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि हेनरी बैकरेल ये इनमें से किस खोज से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेडियोधर्मिता। जो हेनरी बैकरेल है ये रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज से ये संबंधित है। और इन्होंने, अगर ये पूछा जाए कि इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज कब की थी, तो 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और देखिए हेनरी बैकरेल को इस खोज के लिए 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1903 ईस्वी में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे के साथ। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्नबिल उत्सव। देखिए जो हॉर्नबिल उत्सव है ये नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो नागालैंड में जो नागा जनजाति है ना, इनके द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नागालैंड के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए जो नागालैंड राज्य है ना, इसका गठन दिसंबर 1963 ईस्वी में हुआ था। और नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा। और वर्तमान में नागालैंड के गवर्नर कौन है, RN रवि। और वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू राव। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 10 सेकंड का आपके पास समय। देखिए यहाँ पे एक साइड कैपिटल्स दी हुई हैं और एक साइड कंट्री के नेम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिश्केक।
देखिए जो तुर्की की कैपिटल है ये बिश्केक नहीं है। तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि बिश्केक किसकी कैपिटल है। तो बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल है। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। ओके। और तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की की कैपिटल अंकारा है। और देखिए केन्या की कैपिटल नैरोबी है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सा शामिल नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्वतमाला भारत की मुख्य पर्वतमाला में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू कुश। देखिए जो हिंदू कुश पर्वतमाला है ना, ये भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला में शामिल है। ठीक है। और बाकी जो अरावली है, सतपुड़ा है और विंध्य पर्वत श्रेणी है ना, ये भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में शामिल है। और देखिए जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, ये उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 10 सेकंड का आपके पास समय, इसका आंसर कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करिए प्लीज़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है। ये कहाँ पे है? राजस्थान के माउंट आबू में है। ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है धूपगढ़ी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि धूपगढ़ी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ी सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉल्फिन। जो गंगा नदी की डॉल्फिन है ना, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। ठीक है। देखिए डॉल्फिन को, जिसे आप सोंस के नाम से भी जानते हैं, डॉल्फिन को सोंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, ये पूछा जाए तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि 2018 का जो मैन बुकर प्राइज है ये किसे दिया गया था। कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एना बार्न्स को। 2018 का मैन बुकर पुरस्कार एना बार्न्स को दिया गया था। और ये कहाँ की लेखिका है, ये पूछा जाए तो ये आयरलैंड की लेखिका है। ठीक है। और इन्हें 2018 का मैन बुकर पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो इनकी पुस्तक मिल्क मैन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और यहाँ पे आपको मैन बुकर पुरस्कार के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में उपन्यास लिखने वाले लेखकों को दिया जाता है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अरुंधति राय थी। अरुंधति राय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी। और इन्हें मैन बुकर पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1997 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? 10 सेकंड का आपके पास समय, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। और यहाँ पे भारतीय रेलवे से बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को।
लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम रेल कब और कहाँ चलाई गई थी, तो भारत में प्रथम रेल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक ये रेल चलाई गई थी। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर जो है वो पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुईस माउंटबेटन। आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लुईस माउंटबेटन ये कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल था, तो ये 1947 से 1948 तक भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि वर्ल्ड में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो मार्गरेट स्मिथ कोर्ट है। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने कितनी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो 24 बार जीता है। ठीक है, अब तक ये 24 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत चुकी हैं। ये एक टेनिस प्लेयर है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो सेरेना विलियम्स। ये ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली महिलाओं में दूसरे नंबर पर है। कितनी बार इन्होंने जीता है? तो 23 बार जीता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है स्टेफी ग्राफ। इन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर है सिरिमावो भंडारनायके। ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1960 में बनी थी। ठीक है, देखिए ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं थी, ये पूरे वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। अगर ये पूछा जाए कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो सिरिमावो भंडारनायके ही थी, जो कि श्रीलंका में बनी थी 1960 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे आपको श्रीलंका के बारे में मालूम होना चाहिए। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुर कोटे श्रीलंका की राजधानी है। और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। ठीक है, और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको उसका राइट आंसर कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करिए प्लीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। अगर ये पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम के द्वारा
इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, देखिए हुमायूं का मकबरा, इसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा हुमायूं के मकबरे को 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला को विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो नवंबर 1947 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और कहाँ स्थापित किया गया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में इसे स्थापित किया गया था। और यहाँ पे आपको विक्रम साराभाई के बारे में मालूम होना चाहिए, ये कौन थे? तो विक्रम साराभाई ये हमारे भारत के भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये कौन कौन थे। देखिए, जो होमी भाभा थे ये हमारे भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। और जो सीवी रमन थे, इन्होंने 1928 ईस्वी में रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सार्क की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और कितने देश सार्क के सदस्य हैं? तो 8 देश सार्क के सदस्य हैं। ये 8 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, भारत और पाकिस्तान और मालदीव। ये 8 देश वर्तमान में सार्क के सदस्य हैं। और सार्क के महासचिव कौन है वर्तमान में? एसाला रुवान वेराकून जो है ये वर्तमान में सार्क के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय। यहाँ पे देखिए कुछ स्मारकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उनके स्थान बताए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला जो है ये मुंबई में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में है। और गोलकुंडा किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि बुलंद दरवाज़ा जो कि भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, ये फतेहपुर सिकरी में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1602 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा आपको पता लग गया, ये नई दिल्ली में है, जिसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और रानी की वाव ये कहाँ है? पाटन में है, गुजरात के पाटन में जिले में है ये रानी की वाव। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? 10 सेकंड का आपके पास समय। इसका राइट आंसर कमेंट करिए कि वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल उपग्रह कौन सा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट दुनिया का पहला आर्टिफिशियल उपग्रह था। स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो 1957 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। किस देश के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ये भी मैं आपको बता दूँ कि इन उपग्रहों को कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए जो अपोलो 11 उपग्रह है ना, इसे 1969 ईस्वी में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। नासा की फुल फॉर्म को तो आपको मालूम है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और देखिए जो जी सेट उपग्रह है, इसे भारत के द्वारा छोड़ा गया था 2001 में। ये उपग्रह किससे संबंधित है? तो ये दूर संचार से संबंधित उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? आपको बताना है कि सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता पाने और गंवाने के संबंधी प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। और यहाँ पे नागरिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है ये नागरिकता से संबंधित है। अगर ये पूछा जाए कि हमारे संविधान में नागरिकता को किस देश से लिया गया है, तो नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और हमारे देश में कौन सी नागरिकता है? तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है। जो हमारे भारत के नागरिक हैं इनके पास सिर्फ एक नागरिकता है कि वो भारत के नागरिक हैं। अगर ये पूछा जाए कि किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। देखिए कौन कौन सी नागरिकता है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता है और जिस राज्य में वो रह रहे हैं उस राज्य की भी नागरिकता है उनके पास, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको लास्ट में 5 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं आपका टेस्ट क्या है। तो पहला टेस्ट है आपका, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो कि राज्यों से चुने जाते हैं? आपको इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्यों से चुना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और तीसरा क्वेश्चन है, SCO क्या है? इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। और पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल संस्था की स्थापना 1892 ईस्वी में की गई थी? इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं RRB NTPC की, उनकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से हो सके। जैसा कि आपको इससे पहले वाले लेक्चर में 5 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिए गए थे, तो चलिए जान लेते हैं कि उनके आंसर क्या थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1971 ईस्वी में खेला गया था। दूसरा क्वेश्चन था, किस देश में विश्व का पहला पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है? तो रूस ने विश्व का पहला पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है। और तीसरा क्वेश्चन था कि 2022 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो 2022 में जो एशियन गेम्स हैं ये चीन में आयोजित होंगे। कहाँ पे? तो चीन के होंगजू में आयोजित किए जाएंगे। और चौथा क्वेश्चन था कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पे खींची गई है मैकमोहन रेखा। और पांचवा क्वेश्चन था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।